नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम काफी लंबे समय के बाद आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आज हम लेकर आए हैं जो 13 नवंबर हिंदी का पेपर हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट यानी पेपर 1 का यहाँ पर हम आंसर की बताएंगे आपको। पेपर 1 का जो भी क्वेश्चन था उसका क्या सही आंसर है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। इसी क्रम में फिर हम पेपर सेकंड शिफ्ट का जो पेपर 1 है उसको भी देखेंगे और दोनों ही शिफ्ट का पेपर 2 भी यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को बिना देरी किए हुए, जहां पर हम पढ़ेंगे पेपर 1 को। ठीक है, तो चलिए हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हमारा कंप्लीट कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं नेट जेआरएफ 2021 के लिए। ठीक है, जिस पर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पर आपको पेपर 1 कंप्लीट पेपर 1 हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी का भी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स। तो कुछ क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में भी हैं, तो उसके हिसाब से हम आंसर देख लेंगे और कुछ आगे इंग्लिश में भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स, तो इसमें हम जल्दी जल्दी से करेंगे, सही आंसर पर जाएंगे क्योंकि हमें 50 क्वेश्चन करने हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो पर्सनलाइज्ड करिकुलम रियली, ये जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं इनके हिसाब से जो सी नंबर है इसका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ओनली ए, सी और डी पर्सनलाइज करिकुलम। ठीक है, और सी में क्या हो जाएगा इसका, सी गाइडेंस एंड डिमॉन्स्ट्रेशन फ्रॉम द टीचर्स और डी लाइक टू कॉर्पोरेट। तो ये इसका सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो उसका देख लेते हैं कि ये ए यूनिवर्सिटी क्वेश्चन कह रहा है कि, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ए यूनिवर्सिटी टीचर वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन socio-economic status and achievement motivation of graduate enroll of the computer science, which research method will be appropriate to use in this context। यानी कि एक यूनिवर्सिटी टीचर क्या करना चाहता है कि एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और अचीवमेंट मोटिवेशन जो ग्रेजुएट इनरोलमेंट है कंप्यूटर साइंस में उनके बीच का उसको वो स्टडी करना चाहता है। तो किस टाइप का रिसर्च उसको यहाँ पर करना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोज फैक्टो, डिस्ट्रिक्टिव या पार्टिसिपेट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी एक्सपोज फैक्टो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए स्टूडेंट फाइंड टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एनालिसिस एंड इंटरप्ट द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार अनुमान के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक हैं? पक्ष में हेतु का संज्ञान, हेतु और साध्य के बीच अपरिवर्ती सहवर्तीता का संबंध, पक्ष में साध्य का संज्ञान और केवल पक्ष का संज्ञान। क्या होगा सही आंसर? तो इसका एनटीए के अनुसार ए और बी सही आंसर माना गया, यानी अनुमान के लिए क्या आवश्यक होता है, पक्ष में हेतु का होना और हेतु और साध्य के बीच अपरिवर्तित सहवर्तीता का नियम। तो एक आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो मैथ का था, एक वस्तु की बिक्री 8%, 10% और 12% है, इस पर वास्तविक समान छूट क्या होगी? तो इसका बी सही होगा, 27.316% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसका कि द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इतना इतना था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 और 16 यहाँ पर सही हो जाएगा। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 34 होना चाहिए और दोनों का जो डिवीजन होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। ठीक है, हिसाब से 4 आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि तर्क में कौन सा दोष है निम्न में से? मिस्टर एक्स ने जो कहा उसमें वह गलत है क्योंकि वह स्वभाव से अनुशासनहीन है। किस तरह का दोष है, कौन सी फैलेसी है इसमें? एड होमिनम, एड पोप्लियम, ये जो आंसर दिया इसके अनुसार से एड होमिनम। एड होमिनम मतलब उसके करेक्टर पर बात जहां पर की जाती है तो वहां पे क्या होता है, एड होमिनम फैलेसी होती है। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक उत्तम कक्षागत वार्ता किससे विकसित करने में सहायक होनी चाहिए? उत्तम कक्षागत वार्ता, तो विशिष्ट शब्दावली युक्त भाषा, बृहत आलोचना, सारांश युक्त या प्रौद्योगिकी उन्मुखता। तो तीसरा आंसर क्या होगा, सारांश युक्त इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जब भी कोई भी कक्षागत वार्ता क्या होगा, यानी जो सारांश में बात हम कहेंगे तो वो हमारा ज्यादा इफेक्टिव वहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन आंसर इसका कि
निम्न कथनों में से कौन सा कथन शिक्षण प्रभाविता की सबसे महत्वपूर्ण प्रांतिक विशेषताओं को वर्णित करते हैं? तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इस हिसाब से जो इनका सही आंसर हो जाएगा बी सही है, यानी ए, सी और ई। ए कहता है शिक्षण में प्रभाविता है तो मुख्य सहायक व्यापार का संगीतीकरण और समन्वीकरण। सी कहता है प्रभावी शिक्षक समर्थ मार्गदर्शकों सुपरकों के रूप में कार्य करते हुए विद्यार्थी के ज्ञान निर्माण की प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। और ई कहता है प्रभावी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को स्वयं अधिगम के साधकों की भूमिका में अपनाया जा सकता है। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी चलेंगे, इससे सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हो पाए। तो ये जो हमारा प्रश्न था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाला, इसका हिसाब से जो सही आंसर इसका चौथा हो जाएगा, 400 रुपए यहाँ पर सही आंसर था 10वें का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न तर्क पर विचार कीजिए। मुख्य आधार वाक्य कोई भी वर्ग आयताकार नहीं होगा, इस हिसाब से यहाँ पे इसका मोड पूछा है कौन सा होगा। कोई भी वर्ग नहीं होगा तो इस हिसाब से जो इसका सही आंसर बनेगा वो 3 बनेगा। ठीक है, AEI के नियम के आधार पर जो कोई भी, ठीक है, कोई भी आधार पे, तो यानी कि ई वाला सेंटेंस हो जाएगा कोई भी वर्ग आया, और उसके बाद सभी वाला ऑल वाला हो जाएगा तो ई ए, और कुछ वृत्त वर्ग नहीं है सम यानी आई वाला सेंटेंस, तो ई ए आई यहाँ पर सही आंसर, ई ए ओ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो एनटीए ने माना दूसरा आंसर इसका सही है, ए ई तीसरा आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला है एक गुड रिटन कम्युनिकेशन विल हैव इंटेंडेड पर्पस कॉम्प्लेक्स बिगनिंग लॉन्ग, इसका ऐसा होता है गुड रिटन कम्युनिकेशन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इंटेंडेड पर्पस होता है, यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए बी, एक पुरुष बी की एकमात्र बहन ए है और बी के पिता का नाती सी है, ए का सी से क्या संबंध है? तो चौथा क्या था, ए और सी क्या, ए सी की क्या है, माँ है यहाँ पर। ठीक है, तीसरे का आंसर 13वें का। अगला क्वेश्चन है डायनामिक इफेक्ट कम्युनिकेशन इन क्लासरूम इंक्लूड, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा ओनली डी ई एफ। ठीक है, यानी बैलेंसिंग इंटरेक्टिव एंड स्टैटिक एलिमेंट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग और अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स, ये तीनों यहाँ पर इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सम एनिमल्स आर हार्मफुल इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, तो सम एनिमल्स आर नॉट, तो किस टाइप का प्रीपोजिशन हो जाएगा, ये पार्टिकुलर निगेटिव, यानी सम नॉट यहाँ पर आ रहा है तो पार्टिकुलर निगेटिव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला है गिवन बिलो आर टू, इसमें कौन सा सही है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से यानी इसका बोथ आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अवबोध स्तर पर शिक्षण आयोजित करने के मुख्य हेतु मुख्य आवश्यकताएं क्या हैं? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इस हिसाब से पहला आंसर ए डी और ई यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए डी और ई। अगला 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो 18वां प्रश्न कहता है इसमें कोड यूनिवर्सल को इस रूप में लिखा गया तो उसी कोड में कमर्शियल को क्या लिखा जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न कहता है निम्न में से किस शोध सोपान में आईसीटी और शोध नैतिकता के अनुप्रयोग के संदर्भ में विवाद की संभावना की गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो शोध प्रश्नों और चरों को परिभाषित करने में शोध रूपरेखा में सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रदत्त विश्लेषण और शोध परिणामों की रिपोर्टिंग में, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग प्रीपोजिशन, नो टेलीविजन इज कंप्यूटर, सम टेलीविजन आर नॉट कंप्यूटर, इसके हिसाब से स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आप बताना है, इसमें से कौन सा बनेगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सब अल्टरनेशन यहाँ पर बनेगा जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होगा। ठीक है, 20वें का ए सही हो जाएगा यहाँ पर। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, 21वां प्रश्न कहता है कि इन विच ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग आईसीटी सपोर्ट इज इम्प्लीड, तो किस मेथड में आईसीटी का सपोर्ट होता है, तो आप सभी जानते हैं मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन, ये जो कोर्सेस हैं इसमें आईसीटी का प्रयोग किया जाता है, चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 22वां है शोध उपकरण हेतु चयन हेतु निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दे होते हैं, तो इसमें कौन से विचारणीय मुद्दे होते हैं, तो ए बी और सी यहाँ पर सही हो जाएगा, शोध उपकरण की वैधता, शोध उपकरण का विश्वसनीयता और शोध उपकरण हेतु समय और संसाधन की दृष्टि में जो अपेक्षित लागत होती है। ठीक है, सी आंसर ए इसका तीसरा सही हो जाएगा। अगला है हमारा इसका क्वेश्चन 23वां कहता है कि वह शोध जिसमें ज्ञान की उभरती पद्धतियों क्षेत्रों एवं सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण पर जोर होता है वो क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, द्वितीय स्तर का
शोध कहलाता है। ठीक है, 23वें के आधार पर क्या कहलाता है, द्वितीय स्तर का शोध कहलाता है। 24वां प्रश्न है, निम्न में से किसके साथ क्रमागत संप्रेषण प्रारंभ करना बेहतर होता है, श्रवण आदेश के द्वारा, उपाख्यान द्वारा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, उपाख्यान के द्वारा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि द पर्सनलाइज्ड एंड कॉन्टेक्सुअलाइज्ड रेफरेंस आर permissible in which type of the reporting researcher। तो आंसर सही हो जाएगा इथनोग्राफिक रिसर्च में। ठीक है, इथनोग्राफिक रिसर्च इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का। अगला क्वेश्चन ये है डीआई से है, इसमें से जो पहला क्वेश्चन था डीआई का लैपटॉप की संख्या ए और डी मिलाकर बेचे गए, इसमें अंतर कितना था, तो इसमें क्या था, बी, यहाँ पर बी सही है, 144 का अंतर था इसमें। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन था डीआई का, उसमें इसका जो आंसर था 5 यानी 5:3 था इसका रेशियो जो आ रहा था, पूछा गया था उसमें। उसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार अगले 5 प्रश्नों के उत्तर देने, इसमें से ए, सी और डी के स्टोर को मिलाकर बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या पूछी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या था, 432 था। इनके सभी को मिलाकर के इसका औसत निकालना था, एवरेज निकालना था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या था, ए और ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या, ए द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या के बीच कितने प्रतिशत का अंतर होगा, ये पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40% का अंतर था ये इसमें था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपयुक्त में से दिए गए आंकड़ों को पाई चार्ट में दर्शाया गया होता तो ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होता, तो केंद्रीय कोण इसका क्या होता, 75.6 अंश का इसमें कोण होता। ठीक है, उसके बाद अगला एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रॉनिक पावर कैपेसिटी ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट जून यानी 2019 यानी 2019 के हिसाब से इसमें पूछा गया जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है इंडिया में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 35%। अगला है कौन सी दशमलव संख्या 35 की द्विभाजक समतुल्य है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। 35 की द्विभाजी यहाँ पर जब निकालना होता है तो सभी को मालूम है कैसे निकालते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देता है ऐसे करके, इसको 2 से डिवाइड करके निकालते चलना है। आगे चलते हैं। 33वां क्वेश्चन कहता है अधिकतम महाविद्यालय घनत्व 18 से 23 वर्ष की आयु समूह में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर महाविद्यालयों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है, तो अधिकतम संख्या किस राज्य में है, ये कर्नाटक में है। अधिकतम संख्या जो है ये कहाँ पर है, कर्नाटक में सबसे अधिक है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन की शहरी क्षेत्रों में प्रकाश रासायनिक यानी फोटोकेमिकल से धूम कोहरा की विद्यमानता के निम्न में से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी और ई। श्वास संबंधी, आंख में जलन, नाक और गले में जलन और दृश्यता में कमी, ये 34 का आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन कहता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क, तो सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन है किसके माध्यम से वर्क करता है, तो ये ट्रांसपोंडर के सहारे वर्क करता है, ट्रांसपोंडर के थ्रू। ठीक है, इस प्रश्न कहता है कि बैंकिंग प्रणाली एटीएम का फुल फॉर्म बताना था, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, इसका फुल फॉर्म सही हो जाएगा। 37 क्वेश्चन कहता है यूजीसी केयर हैज बीन सेट अप फॉर प्रमोटिंग, किसके लिए यूजीसी केयर की स्थापना की गई है, तो ए, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसका हो जाए क्वालिटी रिसर्च के लिए, एकेडमिक इंटीग्रिटी के लिए और पब्लिकेशन एथिक्स के लिए इसका यूजीसी केयर की स्थापना की गई है। लैंडस्लाइड्स क्या होता है, तो ये जियो फिजिकल ओरिजिन होता है के कारण होता है, लैंडस्लाइड का ये आंसर हो जाएगा इसमें 4। ठीक है, जियो फिजिकल ओरिजिन। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि क्लाइमेट चेंज कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंस फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके बाद इसका आंसर था ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी यानी वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और इरोजन ऑफ कोस्टल जोन्स, ये यहाँ पर इसका सी आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है इन आईटी एक्ट 2000 which section deals with punishment for cyber terrorism, तो इसका आईटी सेक्टर 66F यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 41 क्वेश्चन कहता है कि द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, तो यहाँ पर किसमें हुआ था, ये क्योटो प्रोटोकॉल से ये संबंधित था, क्लीन डेवलपमेंट
मैकेनिज्म। ठीक है, 42वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42वां, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम यूज टू नंबर्स टू रिप्रेजेंट डाटा इन कंप्यूटर। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। नंबर सिस्टम बाइनरी का यूज किया जाता है रिप्रेजेंट डाटा इन कंप्यूटर में, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। 43 कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन कॉलेज इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी कॉलेजेस के बारे में पूछता है कि क्या कहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, लाइफ स्किल एंगेजमेंट, लेटरली एंट्री, इंटर, हायर एजुकेशन सिस्टम, और सी कहता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल स्टूडेंट्स। ठीक है, 44 की तरफ चलते हैं। 44 कहता है HEFF का संक्षिप्त रूप क्या होगा। तो हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी, इसका सही रूप होगा हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी। 45 क्वेश्चन कहता है कि द 10th 5-year प्लान अप्रोच पेपर ऑन हायर एजुकेशन फोकस्ड ऑन। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में यानी कि इसमें क्या किया गया था, हायर एजुकेशन को फोकस किस पे किया गया था। तो पहला है इंटरनेशनलिज्म। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनलिज्म। अब इसका ये डीआई जो आरसी दिया गया है यानी सारांश गद्यांश है, इसके सही आंसर देख लेते हैं। तो पहला जो था, किसी कमजोर राज्य द्वारा प्रतिद्वंद को बनाए रखने हेतु किसकी आवश्यकता होती है। तो युद्ध को कायम रखने में लाभ की स्थिति, पहले का आंसर हो जाएगा। और दूसरे का आंसर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि दो राज्य युद्ध में नहीं जाएंगे यदि इनकी क्षमताएं कैसी होंगी, लगभग बराबर होंगी, तो वो क्या करेंगी कि युद्ध में नहीं जाएंगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था कि सत्ता का संतुलन सिद्धांत मानता है कि राज्यों के मध्य सत्ता समानता, संतुलन और शांति को बनाए रखती है, यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 49 क्वेश्चन कहता है कि सत्ता के संतुलन सिद्धांत के अनुसार कमजोर राज्य एक साथ मिलकर क्या करते हैं, युद्ध को प्रोत्साहित करते, आधिपत्य को रोकते हैं, कमजोर राज्य एक साथ मिलकर के। ठीक है, तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अंतिम क्वेश्चन कहता है इसका क्या है कि एक कमजोर राज्य मजबूत राज्य के विरुद्ध युद्ध में कब जाता है, प्रादेशिक विवाद का समाधान करने हेतु। ठीक है, तो ये इसके 50 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर कवर किए। तो कैसे लगे ये क्वेश्चन जरूर बताइएगा इस विषय में हमें। तो इस वीडियो में हमने फर्स्ट शिफ्ट 13 नवंबर का जो क्वेश्चन हुआ था उसके हमने जो 50 क्वेश्चन लिए पेपर 1 के। अगले वीडियो में हम पेपर शिफ्ट 2 का पेपर 1 का एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।